वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो आज की क्लास में हमारी जो क्लास होने वाली है वो पूरी की पूरी क्वेश्चन ओरिएंटेड क्लास होने वाली है। मतलब ये जो क्लास होगी ये आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है ना। आज आपको मीडियम समझ में आएंगे कि अगर एक कंडक्टिंग मीडियम आएगा तो उसके लिए मुझे क्या करना है, एक परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक होगा तो उसके लिए क्या करना है, ठीक है ना, एक लॉसी मीडियम होगा तो उसके लिए क्या करना है। और इन सबको सीखते सीखते आज एक हमारा टॉपिक भी हम लोग पढ़ लेंगे और वो हमारा टॉपिक आएगा स्किन इफेक्ट। देखो स्किन इफेक्ट ना आप जैसे कंडक्टर वगैरह में पावर सिस्टम में आपने कई बार पढ़ा होगा। आप पढ़ते हैं कि सर एक कंडक्टर है तो कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है ना, वो करंट का फ्लो एक्चुअली अधिकतर सरफेस पे होता है, सेंटर में नहीं होता है। आप ये पढ़ते हो, सही बात है। आज आपको एक्चुअल में ये पता चलेगा कि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है कि पूरा का पूरा करंट सरफेस पे ही क्यों जाता है, मिड में आपका अधिकतर करंट क्यों नहीं होता है, वो भी आज आपको पता लग जाएगा। वो तो एक छोटी सी बात होगी हमारे लिए, ठीक है ना। आज हम ये भी सीखेंगे कि हमारे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं अगर वो उसमें अपना लेवल बढ़ा दे, अगर एग्जामिनर अपना लेवल बढ़ा दे और कुछ उल्टी सीधी चीजें भी डाल दे तो भी हम कंफ्यूज नहीं होंगे और उसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो समझना आज की क्लास का ऐसा समझ लो, कोई टॉपिक नाम नहीं दे रहा हूं मैं, कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा समझ लो, ठीक है। आज क्लास एक जनरल क्लास है, बस इसी तरीके से इसको समझना और ध्यान से सीखना। जो चीजें पहले मैं बता चुका हूं वो भी थोड़ी थोड़ी आएगी और कुछ नई बातें भी आपको आज पता लगने वाली है, क्योंकि ये क्लास आपकी क्वेश्चन ओरिएंटेड है। और ये क्लास मैं स्पेशली इसलिए लेके आया हूं क्योंकि सब बच्चे ये बोल रहे हैं सर यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं आज आपकी क्लास लेके आया हूं। अब समझना ध्यान से, देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हम लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, तीनों टाइप का बिहेवियर मैंने बता दिया। कोऑर्डिनेट सिस्टम, साइनोसॉइडल बिहेवियर, एक्सपोनेंशियल बिहेवियर। जिनमें सबसे जो जबरदस्त था ना वो सबसे जबरदस्त होता है एक्सपोनेंशियल। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल में अल्फा भी आता है, बीटा भी आता है, सिग्मा भी आता है, ओमेगा भी आता है। मतलब सब कुछ जितना भी जो निचोड़ है ना वो पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल में डाला जा सकता है। एक्सपोनेंशियल से ही साइनोसॉइडल निकला है और उसी का एक नॉर्मल वर्जन कार्टेशियन होता है। कार्टेशियन से अधिकतर आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। कोई नॉर्मल अगर किसी ने ऐसे ही किसी कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछ लिया है ऐसे ही तो वो डाल सकता है, बाकी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चंस करने का तरीका हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, सब कुछ बिंदास वाला काम है हमारा, ठीक है ना। चलो आगे की बात करते हैं, सुनो जरा ध्यान से। तो सर हम लोगों ने अधिकतर जो चीजें देखी है वो अधिकतर हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल टर्म, हमें पता चलेगी वो सबसे जबरदस्त होती है हमारे पास में। जो एक्सपोनेंशियल टर्म होती है कैसी होती है जरा देखो। मान लो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा, मैंने बोला कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी एक वेव है, जो वेव जेड डायरेक्शन में क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। आपको यहाँ पे मैंने जेड को टी लिखते ही आपको दिख गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की या आपके प्रोपोगेशन की डायरेक्शन जेड डायरेक्शन है, ओके। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई डायरेक्शन में है, ई ऑफ वाई लिख देता हूं मैं, जनरलाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने नॉर्मल एक इक्वेशन लिखी, मैंने बोला ई नोड या मैग्नीट्यूड हो गया। अगर एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखूंगा तो कुछ ऐसा लिखूंगा, ई की पावर माइनस ऑफ गामा ऑफ जेड। क्या ऐसा ही लिखा जाता है? ठीक है। गामा क्या होता है? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ये क्या होता है कि लाइन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। अब ध्यान से समझना, अगर यहां पे नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब लाइन प्रोपोर्ट कर रही है प्लस जेड डायरेक्शन में। अगर यहां पे मैंने पॉजिटिव साइन लिया होता तो इसका मतलब होता है कि लाइन प्रोपोगेट कर रही है माइनस जेड डायरेक्शन में। ये सब छोटी मोटी चीजें ये आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है ना। आज नई कहानियों के बारे में बात करेंगे, समझते हुए चलो। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये गामा। ये गामा, आज सारे टर्म्स को समझेंगे। गामा, इस गामा को बोला जाता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोला क्यों जाता है, क्योंकि सर ये वेव के एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट करने का बिहेवियर या जाने के तरीके को बताता है, इसलिए इसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोले हैं। और इसको मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूं कि वेव में जाने के किस तरीके से ये आपका बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। सही बात है, बिल्कुल। एक्चुअल में जब हमने सॉल्यूशन किया था तो मैं आपको बता चुका था गामा की वैल्यू कुछ ऐसी थी कि इट्स अंडर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। क्या ये बात सबको याद है कि नहीं है? क्या गामा हमारा जनरलाइज कुछ ऐसा ही था? याद करो, जहां से फिर मैंने अल्फा बीटा निकाला था, क्या गामा यही था कि नहीं था? बिल्कुल, ये वाली क्वांटिटी होती है मेरी, क्या गामा होती है, एक जनरल एक्सप्रेशन, बिल्कुल जनरल एक्सप्रेशन।
क्या ऐसा होता है? बिल्कुल यही होता है। अल्फा मेरा क्या होता है सर? इससे जब मैंने कैलकुलेट करके जब मैं थोड़ा आगे चला था तो मैंने अल्फा निकाला था और उसकी वैल्यू कुछ ऐसी आई थी कि इट्स ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2 एंड इट्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा अपॉन इट्स ओवर ओमेगा, 1 सेकेंड, ओमेगा एप्सिलॉन इसका होल स्क्वायर माइनस 1, दैट्स माई अल्फा। इसी तरीके से अगर मैंने बीटा की वैल्यू देखी थी तो वो कुछ ऐसा था, इट्स ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2, इट्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इसका होल स्क्वायर प्लस 1। आप बोलोगे सर ये सारी चीजें तो बता चुके हैं ना पहले, फिर क्यों हम बार बार इन सब चीजों को देख रहे हैं? बेटा कुछ तो रीजन होगा, ठीक है? बस देखते हुए चलो, तसल्ली से, मजा आएगा। ये वाला होता है हमारा पूरा का पूरा एक क्या होता है, बिहेवियर होता है। अब कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, कहानी में थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्टर डालते हैं, ठीक है ना? अब देखो जरा ध्यान से, एक पैरामीटर और पढ़ा था हम लोगों ने, अगर वो पैरामीटर आपको याद हो तो वो पैरामीटर था हमारा ये नीटा, जिसको हम बोलते थे कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। क्या बोलते थे? कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। मैंने बोला था इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बाद में और बताऊंगा, ठीक है ना? समझना कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, इसके नाम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसका पहला वर्ड है ना, ये बहुत खास है, ये है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक वर्ड जो यूज में लिया जाता है वो वहां पे यूज में लिया जाता है जहां किसी भी सिस्टम के कैरेक्टर को डिफाइन करना हो। किसको डिफाइन करना हो बेटा? कैरेक्टर को। अब यहां पे क्या है, वेव है मेरी, बिल्कुल सही बात है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, बिल्कुल सही है। और वेव में एक्चुअल में है कौन? वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वेव में कौन है? मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब ये वो इंसान होने वाला है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कैरेक्टर को डिफाइन करेगा। अब कैरेक्टर का क्या मतलब है कि भाई दोनों के इंपीडेंस कैसे होंगे। आपको याद ही है कि आपका E डिवाइड बाई H जो होता है वो एक्चुअल में कौन होता है? नीटा होता है। तो क्या ये दोनों के मैग्नीट्यूड को डिसाइड करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल सही बात है। अगर नीटा के मैग्नीट्यूड के साथ इसका एंगल और हुआ तो क्या ये E और H में फेज डिफरेंस को भी डिफाइन करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल डिफाइन करेगा। देख रहे हो मेरे पसीने, देख रहे हो, मेहनत को वेस्ट नहीं जाने देना है, समझ रहे हो ना? मैं पहले ही बोल रहा हूं मेरी हालत बिल्कुल नहीं है पढ़ाने की, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों के लिए, ये आपका प्यार है, समझ रहे हो ना? मुझे टाइम भी नहीं मिलता है, बड़ा मुश्किल का काम है, तो इस वजह से ये आप लोगों का प्यार है, मैं खिंचा चला आता हूं। ओके, हाँ, तो इस चीज को, मेहनत को जाया नहीं जाने देना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपके सेमेस्टर्स में अच्छे से अच्छा स्कोर आपका आना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है? देखो जरा ध्यान से, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है? क्यों होता है? नाम से समझिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन को डिफाइन करता है। अब ये देखिए, एक्चुअल में जब हम लोगों ने इसका डिराइव किया था ना, तो आप लोगों को फॉर्मूला कुछ ऐसा मिला था, इट्स म्यू अपॉन एप्सिलॉन। ऐसा मिला था कि नहीं मिला था? अगर एयर के लिए बात कर रहे थे तो म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट आ जाता था, सही बात है? ओके, लेकिन ये डेरिवेशन हमने जब की थी तो ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए की थी, एक जनरलाइज एक्सप्रेशन नहीं था, सही है? जैसे मान लो ये आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट का एक जनरलाइज एक्सप्रेशन है, ये आप सबके ऊपर लगा सकते हो। ये अल्फा का एक जनरलाइज एक्सप्रेशन है, सबके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ये बीटा का एक जनरलाइज एक्सप्रेशन है, सबके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, सही बात है ना? तो गामा का एक्चुअल में जनरलाइज एक्सप्रेशन क्या होता है ये समझना आप लोगों के लिए बहुत कंपलसरी है। ध्यान से समझना कैसे। देखो, गामा जो होता है ये एक्चुअल में म्यू अपॉन एप्सिलॉन नहीं होता है। क्या होता है? तो सर ये एक्चुअल में होता है बेटा अंडर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। मतलब इस वैल्यू का इस वैल्यू से डिवाइड जो होता है वो एक्चुअल में आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस को डिफाइन करता है। दिस डिवाइड बाय दिस, आज कई सारी चीजें नहीं पता लगने वाली है आपको, ठीक है ना? बस समझते हुए चलो, दिस डिवाइड बाय दिस, इन दोनों का डिवाइड करने से हमको कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस पता चलता है। तो आप बोलते हो सर हमारा फॉर्मूला फिर ये डेवलप क्यों हुआ था? क्योंकि बेटा हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, सही बात है? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने ये बोला था कि मान लो अगर सूरज से कोई किरणें आ रही है तो उसको निर्वात में होते हुए भी जाना पड़ेगा, तो वहां पे वैक्यूम जो सिस्टम हो गया, तो उसके लिए म्यू की वैल्यू म्यू नोट रख दी थी, एप्सिलॉन की एप्सिलॉन नोट रख दी थी। मैंने बोला था मीडियम कहीं ऐसा भी आएगा जो परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक होगा, जहां पे कोई कंडक्शन नहीं होगा, तो इस वजह से मैंने सिग्मा की वैल्यू को 0 कर दिया था। देखो सिग्मा की वैल्यू को 0 करके देखो, इसको म्यू नोट दो, इसको एप्सिलॉन नोट दो, अंडर रूट ऑफ म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसलिए वहां पे हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट ये वाला डेवलप हुआ था, लेकिन एक्चुअल में इसका फॉर्मूला ये वाला होता है। समझे कहानी को? कुछ ट्विस्ट लेके आया हूं मैं। अब ये मैंने बताया आपको जनरलाइज एक्सप्रेशन,
इसका 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 इसका। इसको थोड़ा और डिटेल में करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। जरा देखो भाई, ये मान लो अगर इसमें से इस जी जे ओमेगा म्यू, अगर इस पूरे को मैंने कॉमन ले लिया तो ये एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा सर? ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ, ऊपर हो जाएगा जे ओमेगा म्यू, नीचे अगर इस पूरे को मैंने इसमें से बाहर कॉमन ले लिया तो ये तो बाहर आ जाएगा जे ओमेगा एप्सिलॉन, अंदर बच जाएगा 1 प्लस सिग्मा अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन। दिख रहा है ना यहां तक? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अगर मान लो इस जे ओमेगा को इस जे ओमेगा से काट दिया मैंने, क्या बन जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूं, इस अगर मान लो एप्सिलॉन को मैं ऊपर ले गया तो मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन एप्सिलॉन, तो ऊपर रह गया, नीचे बच गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन। ये सारी चीजें आप लोगों को पहले से पता थी, ये फॉर्मूले याद है या नहीं है? याद रखना, यूज में लूंगा थोड़ी देर बाद में, सही बात है, ओके। अभी पहले इसको समझते हैं। क्या ये ऐसा मिला है आपको? बिल्कुल सही बात है। ये क्या है सर? दैट्स माय कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। ट्विस्ट आएगा कहानी में, समझना ध्यान से, ठीक है ना? ट्विस्ट आपको पता है, ट्विस्ट वाली चीजें जबरदस्त होती है, ट्विस्ट आएगा। ये क्लियर है पूरा? बिल्कुल सही है। अब चलो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। देखो ऊपर की वैल्यू है ना, वो तो कांस्टेंट है, रियल वैल्यू है। म्यू की कोई वैल्यू रहेगी, ओके। एप्सिलॉन की कोई वैल्यू रहेगी, बिल्कुल सही बात है। नीचे वाली वैल्यू को देखो बेटा जरा ध्यान से, देखो 1 प्लस सिग्मा अपॉन जे म्यू एप्सिलॉन, मतलब सम रियल वैल्यू प्लस सम इमेजिनरी वैल्यू। ओहो, कुछ रियल वैल्यू है यहाँ पे, कुछ इमेजिनरी वैल्यू है। मान लो जे को अगर आप ऊपर ले जाओ तो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें, पर सम रियल वैल्यू प्लस सम इमेजिनरी वैल्यू, मतलब इट्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल सही बात है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही है ना, ओके। अगर मैं इसको डिटेल में देखूं, ओके, एक तो डस्टर और खराब हो गया आज, कोई बात नहीं, ठीक है, कपड़े से अच्छे से क्लीन होगा। देखो बेटा, तो सर इट्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो क्या मैं इस नीटा को ऐसे लिख सकता हूं? देखना, इट्स अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन एप्सिलॉन। इस नीचे की वैल्यू को उठा के अगर मैं ऊपर ले गया तो आई कैन से इट्स 1 प्लस सिग्मा अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू माइनस ऑफ 1/2। भाई नीचे 1/2 था, ऊपर गया -1/2 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। कोई डिफिकल्टी है इसमें? ना 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 ना, बड़ा सिंपल है, सही बात है, बिल्कुल सही है। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो क्या करोगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर का मैग्नीट्यूड है ही सही, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है, ओके। क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है, मान लो a प्लस आयोटा b, मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मुझे इसको एक्सपोनेंशियल में रिप्रेजेंट करना है, एक यूलर फॉर्म में मुझे ऐसे क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है, तो क्या तरीका होता है हमारा? सर हमारा तरीका होता है आर ई की पावर आयोटा थीटा, यही लिखते हैं। जहां पे आर क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड होता है, ओके। तो आर होता है सर हमारा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा हमारा जो होता है वो एक्चुअल में होता है हमारा tan इनवर्स b बाई ए। होता है या नहीं होता है? बिल्कुल यही होता है ना, बिल्कुल सही बात है। यहां पे देखो, ये तो खैर कांस्टेंट वैल्यू है, चलो इसको तो छोड़ो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी वैल्यू और रियल वैल्यू बिल्कुल दिख रही है भाई, ये इमेजिनरी वैल्यू है, रियल वैल्यू है। मान लो इस जे को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो जे का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो या माइनस साइन आ जाएगा, ये लो, ये जे हो गया। अब तो कंफ्यूजन क्लियर है, कहानी सही है, बिल्कुल फिक्स है, डेफिनेट है, बिल्कुल सही बात है। अगर सर मैंने इसका थीटा देखा, अगर मैंने इसका थीटा देखना चाहा तो क्या मिलेगा? थीटा क्या होगा? इट्स tan इनवर्स ये वाली वैल्यू सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन डिवाइड बाई 1। मैग्नीट्यूड तो ये है ही सही, इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो मैग्नीट्यूड तो होगा ही, बिल्कुल होगा। मतलब आपका जो नीटा, जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है वो एक्चुअल में कैसा होता है? वो एक्चुअल में ऐसा होता है कि नीटा का कुछ होता है मैग्नीट्यूड और नीटा का कुछ होता है एंगल थीटा। अब ये एक्चुअल में थीटा ऑफ एन क्या है? सर एंगल है ये, लेकिन बेटा ये सिर्फ a प्लस आयोटा b नहीं है, यहां पे इसकी पावर में यहां पे कितना है? माइनस ऑफ 1/2 है। अगर इसको मैंने ये लिखा है और इसकी पावर अगर -1/2 है तो इसकी पावर भी मैं लिख सकता हूं कि ये माइनस ऑफ 1/2 है। अगर इसकी पावर मैंने -1/2 लिया है तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो r के ऊपर तो क्या आ जाएगा? r की पावर हो जाएगा -1/2। भाई मैग्नीट्यूड के ऊपर तो मैग्नीट्यूड आ जाता है, और एंगल क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? e की पावर माइनस ऑफ आयोटा थीटा बाई 2। बताओ बनेगा या नहीं बनेगा?
डेफिनेटली तरीके से बनेगा ना बेटा, बिल्कुल सही बात है सर, यही बनना चाहिए। ओके, ये क्या हो गया, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, ओके यहाँ नेगेटिव साइन को भूल गए, यहां पे माइनस ऑफ सिग्मा अपॉन म्यू है। अब देखो टेन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ टेन थीटा होता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब थीटा की वैल्यू आपको मिली है माइनस ऑफ टेन इनवर्स सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। मैंने कल की क्लास में बोला था ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, काम आएगा, ठीक है। आज एक्सप्लेन करूंगा इसको कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टर्म क्या होती है, सही है, इसको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। पहले इसको समझिए, थीटा ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही है सर, थीटा मेरा ऐसा होता है। अगर थीटा ऐसा है तो यहां बेटा पावर -1/2 भी है, तो पूरा लिखो। अगर पूरा लिखोगे तो चलो मैग्नीट्यूड तो ये हो गया r की पावर -1/2। थीटा जो है ना वो एक्चुअल में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -1/2 से, मतलब ये वाली वैल्यू है ना ये मल्टीप्लाई भी होगी, किससे मल्टीप्लाई होगी, -1/2 से, और वो पूरा बनेगा एंगल। भाई नया एंगल ये हो गया ना, अब -1/2 से लिया तो ये हो गया नया एंगल, ओवरऑल एंगल जो आपको चाहिए, थीटा ऑफ n, सही है, थीटा ऑफ n ये हुआ है मेन, तो सही है। अगर -1/2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है तो देखो ये -1/2 हो गया। अब ध्यान से समझना, ये थीटा ऑफ n क्या बन गया है, माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 1/2, ये बन गया टेन इनवर्स, और ये हो गया सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। बताओ बना या नहीं बना, कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल रियल है। चलो थोड़ा सा आगे और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्टर बताता हूं, जरा आगे देखिए, समझने की कोशिश करना तो मजा आएगा आप लोगों को। देखो जरा, अगर इस 2 को मैं इधर ले गया तो आई कैन से 2 ऑफ थीटा n इक्वल्स टू दैट्स माई टेन इनवर्स इट्स सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन है, नहीं है सर, इसका टेन इनवर्स लिया तो ये बनेगा। अगर मैं 10 को उठा के इधर ले आया तो आई कैन से 10 ऑफ 2 टाइम्स ऑफ थीटा ऑफ n इक्वल्स टू इट्स सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। ये आप ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपके काम आने वाला है, जहां पे थीटा ऑफ n जो है ये आपका एंगल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है। क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का क्या है, ये थीटा ऑफ n एंगल है। अब मैंने बोला मैं बार बार जोर क्यों दे रहा हूं, इस थीटा ऑफ n को मैंने डेवलप क्यों किया है, पहले ये बताओ। क्योंकि ये थीटा ऑफ n है ना आपको क्वेश्चंस में फंसाएगा। क्यों फंसाएगा, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस आपको क्वेश्चन में दे देगा, और वो देगा विद एंगल, फिर आप हो जाओगे कंफ्यूज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से वो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन पूछ लेगा, और वो आपको दे देगा कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, और वो देगा इस फॉर्म में कि नीटा कुछ मैग्नीट्यूड देगा, मान लो दे दिया 200 विद एंगल 30 डिग्री, और फिर पूछेगा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, अब पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप पूछोगे कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का रोल क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। और मैंने आपको बताया है कि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ही वो इंसान है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफाइन करता है, रिलेशन डिफाइन करता है। बताओ करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है ना बेटा, बिल्कुल करता है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या मुझे ये बात पता है, इसको हटा दूं मैं, ओके देखो जरा ध्यान से, तो क्या क्या बातें मुझे पता चली है नहीं, ये सारी चीजें नोट करना बहुत कंपलसरी है आपके लिए। अब देखो बेटा जरा ध्यान से समझिए, सर एक्चुअल में जो जनरलाइज कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस था वो हमें पता चला कि वो कुछ ऐसा होता है, इट्स अंडर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। और इसको फाइंड आउट करने पे हमें पता चला कि इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, एंगल भी होता है, थीटा ऑफ n। बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल। मैग्नीट्यूड निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आयोटा बी का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरी सिंपल। डिपेंड करता है एंगल, मतलब थीटा ऑफ n कैसे निकालेंगे, तो हमें पता चल गया कि tan ऑफ 2 थीटा n जो होता है वो एक्चुअली हमारा सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन होता है। तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बड़ी सिंपल कहानी होगी, चलो सही बात है, थीटा ऑफ n भी निकाल लेंगे। लेकिन हम निकाल क्यों रहे, ये बड़ी खास बात है। देखो जरा ध्यान से बेटा, एक्चुअल में ना कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन डिफाइन करता है, सही बात है, ओके। अब अगर एक बात बताओ, सही है, अगर आपको ये पता लगा कि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस में कुछ एंगल भी होता है, कुछ मैग्नीट्यूड भी है और कुछ एंगल भी है, पता लग गया आपको, बिल्कुल सही बात है भाई, पता लग गया मुझे। अगर ये आपको पता लग गया है, इसको मैं जरा थोड़ा सा हटा देता हूं, तो बताइए अगर मान लो मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है और मैंने आपसे पूछा फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, और मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस आपको दे रखा है क्वेश्चन में मान लो, तो आप कैसे निकालोगे,
हम क्या करते थे, पहले सिर्फ नीटा लेते थे, थीटा हमने कहीं भी नहीं लिया, क्योंकि हम म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट करते थे। हम बात करते थे एक परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, हम बात करते थे सूरज की किरणों की, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर केस में चल रहे थे। एग्जामिनर का कोई भरोसा थोड़ी है, जनरलाइज केस भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है भाई। तो क्या करेंगे सर, अगर मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करूंगा मैं, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना वो एक्चुअल में मल्टीप्लाई हो जाएगा नीटा विद एंगल ऑफ थीटा एन। अब ये बात तो सही है कि ये कोई मैग्नीट्यूड रहेगा, अब इसका मैग्नीट्यूड और इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ध्यान से समझिए। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जनरल एक्सप्रेशन तो ये होता है ना बेटा, होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है, होता है। तो इसको जब ओपन करते हैं हम लोग तो ये एक्चुअल में क्या बनता है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इसको मैं ओपन करूंगा तो ये यही तो बनता है, ई नोट ई की पावर मान लो माइनस गामा को लिख दिया मैंने अल्फा प्लस आयोटा बीटा और ये हो गया जेड। बताओ ये बनता है कि नहीं बनता है। और इसको अगर मैंने और भी ओपन किया तो आई कैन से इट्स योर ई नोट ई की पावर माइनस अल्फा जेड इंटू ई की पावर आयोटा बीटा जेड। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा। ये वाला जो होता है ना ई की पावर आयोटा के साथ में जो होता है उसी को बोलते हैं थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा, मतलब ये एंगल का काम करता है, पता है ना आपको। बिल्कुल ये प्रोपोगेशन है, बिल्कुल है प्रोपोगेशन, ये एंगल का काम करता है, बिल्कुल करता है। अब बताओ बेटा, आपको ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और मैंने बोला फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। मान लो मैंने मैग्नेटिक फील्ड, यहां मैंने मैग्नेटिक फील्ड देके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दे रखा है, आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया, सही है, कोई बात नहीं भाई, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो H निकालोगे, यहां से अगर H निकालोगे तो क्या लिखोगे, इट्स E डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ नीटा विद एंगल ऑफ थीटा एन, यही लिखोगे, सही बात है। मतलब इसमें भी मैग्नीट्यूड है, इसका भी एंगल है, ओहो जबरदस्त काम हो गया। मतलब इस नीटा ऑफ एन को, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे ना, मैग्नीट्यूड ई की पावर आयोटा ऑफ थीटा एन, कोई प्रॉब्लम थी इसमें ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे बिल्कुल सही है, सही है ना। तो अगर मुझे H निकालना है तो क्या करूंगा सर, H क्या बनेगा बताओ, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रहा पूरा का पूरा, ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने डिवाइड किया इससे, इट्स नीटा ई की पावर आयोटा थीटा एंड साथ में n। कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल नहीं है। यहां आ गया e की पावर माइनस ऑफ अल्फा जेड, यहां आ गया e की पावर माइनस आयोटा ऑफ बीटा जेड। अब देखो ये तो मैग्नीट्यूड है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये है आयोटा थीटा और ये भी है आयोटा थीटा। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यहां पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो जनरलाइज क्या बन जाएगा भाई, e का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई नीटा का मैग्नीट्यूड। चलो यहां तक तो ठीक है। e की पावर माइनस अल्फा जेड, मान लो ये भी आपका मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, चलो यहां तक भी ठीक है। ये वाली वैल्यू इसमें जाके ऐड हो जाएगी और ये क्या बना देगा, e की पावर माइनस ऑफ आयोटा बीटा ऑफ जेड प्लस थीटा ऑफ एन। कहानी में ट्विस्ट समझ में आया, कहानी में ट्विस्ट समझ में आया, बिल्कुल ट्विस्ट समझ में आएगा। क्या हुआ सर, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ही वो इंसान है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फेज के डिफरेंस को डिफाइन करता है। बताओ है या नहीं है, बताओ। क्या ये थीटा ऑफ एन यहां पे फेज को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सर इस इक्वेशन को जब मैं साइनोसॉइडल में लिखता था ना तो मैं ऐसे लिखता था, ई नोट ई की पावर माइनस अल्फा जेड साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके, माइनस ऑफ बीटा जेड। अब इस बीटा जेड के साथ में थीटा एन और आ गया तो माइनस ऑफ बीटा जेड माइनस ऑफ थीटा एन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एन नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एन आ गया। मतलब सर मैंने जो पहली क्लास में जो बात बोली थी वो तो गलत साबित हो गई। मैंने पहली क्लास में क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फेज डिफरेंस नहीं होता है, और मैं यहां क्या बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फेज डिफरेंस हो सकता है, और किसके अकॉर्डिंग होगा, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के अकॉर्डिंग होगा। तो क्या मेरी वो बात सही थी या ये बात सही है, बेटा बातें दोनों ही सही है। जब मैंने पहली क्लास में बोला था तो मैंने लाइट के लिए बोला था, जो सूर्य से किरणें आती है उसके लिए सिग्मा की वैल्यू 0 होती है, सिग्मा की वैल्यू 0 होती है। अगर बताओ इस सिग्मा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा। तो tan ऑफ थीटा एन 2 ऑफ किस 0 कब का होगा, जब ये वाला एंगल 0 होगा। तो क्या थीटा ऑफ एन की वैल्यू 0 हो जाएगी ना उसके लिए, बिल्कुल हो जाएगी। तो अगर ये 0 हो गया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई फेज डिफरेंस आएगा, हाँ बिल्कुल नहीं आएगा। तो मतलब वो वाली लाइन मैंने सूर्य की लाइट के लिए बोली थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए बोली थी, एक वैक्यूम सिस्टम के लिए मैंने बोला था, वो वहां सही था। ये जनरलाइज है, ये किसी के ऊपर भी लगा सकते हो आप,
कंडक्टर के ऊपर लगा सकते हो, डाइलेक्ट्रिक के लिए लगा सकते हो, लॉसी मीडियम के लिए लगा सकते हो, किसी के लिए लगाओगे तो ऐसे लगाओगे। अब आपके आगे के क्वेश्चन में आपको कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस मिलेगा और उससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हुए फेज में भी डिफरेंस चेंज करना है, क्योंकि फेज डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस डिसाइड करेगा। कहानी क्लियर है यहां तक? ये एक जनरल एक्सप्रेशन बताया है मैंने, इसमें कोई लोचा नहीं है, इसमें मैंने कोई फंडा नहीं लगाया है। मैंने ये नहीं बोला ये डाइलेक्ट्रिक के लिए, कंडक्टर के लिए, किसके लिए ना, ये जनरल है, लॉसी मीडियम के लिए समझ लो, जनरल एक्सप्रेशन है ये। सबके क्लियर है? बन्नाट एकदम माइंड खुल गया पूरा, सही है। अब आगे चले, परफेक्ट परफेक्ट। थोड़ी बहुत कहानियां और पढ़ लेते हैं, ओके ठीक है ना। चलो आगे देखो, तो अब तक एक क्लास मैंने पहले भी ली थी, उसमें भी मैंने पूरा लॉसी मीडियम के लिए पूरा सिस्टम डिराइव किया था, जनरल एक्सप्रेशन। ये भी पूरा मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन बोला है, और वहां भी मैंने बोला था एक बार जनरल एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद अगर आपको किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए बनाना होगा तो उसकी कंडीशंस डाल देंगे, आंसर आपको वैसे मिल जाएगा। तो आज वो टाइम आ गया है, ठीक है ना, कि मैं पर्टिकुलर कंडीशंस डाल के आपको अलग अलग मीडियम के बारे में भी थोड़ा सा अवेयर कर दूं, थोड़ा सा बता दूं, मेरी जिम्मेदारी है भाई, ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले फॉर ए परफेक्ट डाइलेक्ट्रिकल। फॉर ए परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब सबसे पहले तो जो मीडियम परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक होगा, जो मीडियम परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक होगा, डाइलेक्ट्रिक का मतलब समझते हो ना, परफेक्ट इंसुलेटर। अरे खतरनाक है, मतलब इसका सिग्मा क्या होना है, 0 होना है। पहली खास बात, लाइनें याद रखना, सिग्मा 0। सिग्मा 0 होते ही सबसे पहले अल्फा, अल्फा क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ओके म्यू एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर माइनस 1। देखो ये 0, तो ये वाली वैल्यू सारी की सारी 0, मतलब इसका अल्फा 0 होता है। अल्फा क्या था, कहानी को समझिए, अल्फा क्या था, अल्फा होता है अटेन्यूएशन कांस्टेंट। अटेन्यूएशन कांस्टेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेव के मैग्नीट्यूड में जो डिक्रीज करता है वो अटेन्यूएशन कांस्टेंट कौन होता है, अल्फा होता है। सबको पता है ये बात? बिल्कुल पता है। कैसे पता है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन करवा चुका हूं कि e की पावर माइनस अल्फा ऑफ जेड और e की पावर माइनस बीटा ऑफ जेड, आयोटा बीटा जेड, इसमें ये वाला जो कंपोनेंट होता है, देखो जैसे जैसे जेड की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे ये वाला कंपोनेंट क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। और ये किसको दिखाता है, मैग्नीट्यूड को। मतलब मैग्नीट्यूड को चेंज करने वाला इंसान ये होता है इसमें, सही बात है। अगर यही 0 है, अगर यही 0 है तो इसका मतलब जब मैं एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो उसके मैग्नीट्यूड में डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि अल्फा ही 0 है। सही बात है, नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज, ओके, डज नॉट चेंज एट द टाइम ऑफ प्रोपोगेशन। क्लियर है कि नहीं है? ये बड़ी खास बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में एक जगह से दूसरी जगह तक अगर आपकी वेव जा रही है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो उसके मैग्नीट्यूड में बिल्कुल भी कोई चेंजेज नहीं होगा। दैट्स इट, बिल्कुल नहीं होगा। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की बहुत खास बात है ये, समझना इस चीज को, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। सही बात है। आगे चलो, अगर मैं इसके लिए बीटा की बात करता हूं तो बीटा क्या होता है भाई, ये अगर 0 हो गया, 1 + 1 2, 2 से 2 गया, क्या बचेगा, इट्स ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन। कोई कंफ्यूजन नहीं है? बिल्कुल पक्का? आगे चल सकते हैं? बिल्कुल। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस नीटा, अब तो फटाफट देख लो, ये सारी वैल्यू बता चुका हूं, जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। नोट्स बना लेना, काम देंगे आपके, ठीक है ना। सिग्मा क्या है, 0 है, तो ये तो हो गया 0। क्या बचा कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये तो कांस्टेंट वैल्यू मिल गई। बिल्कुल सही बात है। मतलब इसका एंगल थीटा ऑफ एन यहाँ पे कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मतलब एक लाइन और डिफाइन हो गई, क्या हो गई कि फॉर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक
ओके, फॉर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक द फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। ये लाइन याद रखना हमेशा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा जीरो होता है एक परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। हमेशा याद रहेगा ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका था, इसलिए मैंने फास्ट जल्दी से बता दिया है, ऐसा समझ लो आप। सही है, ओके ठीक है। अब कहानी में नया वाला मीडियम, भाई लॉसी मीडियम का तो हम पढ़ चुके हैं, जनरल एक्सप्रेशन हम देख चुके हैं, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मैंने बता दिया है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस देख चुके हैं, अल्फा देख चुके हैं, बीटा देख चुके हैं, दोनों के रिलेशन देख चुके हैं, के की वैल्यू पता है, लैम्बडा पता है, सब कुछ सारी बिहेवियर आपको पता चल चुका है। चलो नेक्स्ट बिहेवियर देखते हैं। फॉर ए कंडक्टिंग मीडियम, जो जबरदस्त कंडक्टर हो, ठीक है ना, ओके भाई जबरदस्त कंडक्टर की बात कर लेते हैं। अब ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, नया कुछ नहीं है, पुरानी ही चीजें, नया है लेकिन एक नई कहानी आपको पता लगेगी, तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, कुछ चीजें नहीं आएगी, ठीक है। देखो, फॉर ए कंडक्टर, ठीक है ना, ये कंडक्टिंग मीडियम, ओके। अब भाई अगर मीडियम कंडक्टिंग है तो मतलब उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ओके। तो मतलब सिग्मा इज वेरी 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 हायर देन ऑफ ओमेगा एप्सिलॉन। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एक टर्म होती है, सही बात है। मतलब आपका सिग्मा बहुत हाई है, ऐसा समझ लो। इसको ऐसे मत लिखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आप ऐसे लिख लो कि सिग्मा वेरी हाई, ठीक है। आपका सिग्मा बहुत ज्यादा है भाई, सिग्मा बहुत हाई है, ओके। अगर बहुत हाई है तो क्या क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं अल्फा। देखो क्या होना चाहिए, अल्फा को अगर मैं देखूंगा तो इट्स ओमेगा। वैसे कल की क्लास में भी मैंने थोड़ा सा बताया था, जब सिग्मा हाई हो, एक क्वेश्चन में आया था, म्यू एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर माइनस 1। अगर सिग्मा बहुत ज़्यादा हाई है, बीटा भी लिख देता हूँ एक ही जगह, बीटा इट्स ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर प्लस 1। देखो जरा ध्यान से, अगर ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है तो 1 से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, सही बात है। तो इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को, दोनों को मैं क्या मान सकता हूँ, नेग्लिजिबल मान सकता हूँ, सही है ना। ये नेग्लिजिबल हो गया, ये नेग्लिजिबल हो गया, ये आगे निकलेगा, क्या बनेगा बताओ, बाहर रह गया ओमेगा, ओके। ये हो गया अंडर रूट, ठीक है। ये हो गया आपका म्यू एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2, इसका तो स्क्वायर है, रूट गया, कोई बात नहीं। ऊपर आ गया आपका सिग्मा, ये आ गया आपका ओमेगा एप्सिलॉन, यही बनेगा। इससे ये गया, ये ओमेगा है, अंदर जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर म्यू सिग्मा अपॉन 2 ओमेगा, एक ओमेगा से एक ओमेगा गया, क्या बना, अंडर रूट ऑफ ओमेगा म्यू सिग्मा डिवाइड बाई 2। दैट्स योर रिजल्ट फॉर योर अल्फा फॉर ए सुपर कंडक्टिंग मीडियम, जो जबरदस्त का तरीके से एक कंडक्टर है। कॉपर का वायर ले लो आप, ठीक है, चांदी का तार ले लो, सोने का तार ले लो, चांदी सोने का भाव तो वैसे बड़ा है, ठीक है। तो उनके लिए बिहेवियर कुछ ऐसा होता है। अगर बीटा की बात करोगे तो भी अगर ये वैल्यू हाई हुई तो ये भी नेगलेक्ट, ये भी नेगलेक्ट, कहानी सेम बन जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम होती है और वो वैल्यू होती है ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन 2 के बराबर। ध्यान रखना, फॉर ए कंडक्टिंग मीडियम, बिल्कुल क्लियर है। एक कंडक्टिंग मीडियम के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू इसके बराबर पाई जाती है, ठीक है। अब कुछ नई बातें सीखनी तो है, सही है। चलो बढ़ते हैं, देखो जरा आगे, इसको और इंटरेस्टिंग फैक्ट बना देता हूं मैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को और सुंदर बना सकते हो आप। सुंदर कैसे, देखो, अंडर रूट ऑफ, इस ओमेगा को लिख दिया मैंने 2 पाई एफ म्यू सिग्मा बाई 2, इस 2 से 2 को काट दिया मैंने, अंडर रूट ऑफ पाई एफ म्यू सिग्मा। इस फॉर्मूले को ना ध्यान से देखते रहना, जब तक आगे बढ़े ना, जब तक देखते रहना। ये फॉर्मूला आप लोगों ने कहीं तो देखा होगा, पाई एफ म्यू सिग्मा, क्या कहीं देखा है ये फॉर्मूला? जरूर देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। अल्फा इक्वल्स टू बीटा पाई एफ म्यू सिग्मा। मैं बोल रहा हूं ये फॉर्मूला स्किन इफेक्ट का फॉर्मूला होता है।
ठीक है ना। स्किन डेप्थ होती है 1/√πf/μ देखा है ये फॉर्मूला, बिल्कुल। अगर आप लोगों ने पावर सिस्टम पढ़ी होगी, कभी स्किन इफेक्ट पढ़ा होगा, तो वहां पे स्किन इफेक्ट का फॉर्मूला यही वाला होता है जो अल्फा और बीटा यहां पे दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं ये स्किन इफेक्ट का फॉर्मूला, वो मैं अभी बता दूंगा, आपको टेंशन मत लो, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं, पहले थोड़ा सा और ध्यान देना। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस मीटा क्या होता है सर? इट्स अंडर रूट ऑफ, ठीक है, देखो, अंडर रूट ऑफ j ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस j ओमेगा एप्सिलॉन। कहानी फिर से वही है, j ओमेगा एप्सिलॉन को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ऊपर बच जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन सिग्मा, जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ये वाली टर्म बन जाएगी सिग्मा अपॉन j ओमेगा एप्सिलॉन। अगर इस सिग्मा की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बन जाएगा, सही बात है। अगर इस सिग्मा का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई है तो इस 1 को मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्म, बिल्कुल मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकते हैं। क्या बन जाएगा? तो ऊपर तो रह गया मेरा अंडर रूट ऑफ म्यू सिग्मा, और नीचे वाली टर्म, इसको नीचे वाली को मैं ऊपर ले जाता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ j ओमेगा एप्सिलॉन डिवाइड बाई सिग्मा। देखना जरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, ये रूट एप्सिलॉन है, ये रूट एप्सिलॉन है, यहीं से तो निकल के गया था, ओहो सही बात है, ठीक है। बाकी टर्म क्या बची है? अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड वाली बची है ओमेगा म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, और एक ये बच गया अंडर रूट ऑफ j आयोटा। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आयोटा होता क्या है? किसी को पता है? सब बोलते हैं अंडर रूट -1, अरे ना, वो तो मैग्नीट्यूड होता है। आयोटा का क्या मतलब होता है पता है आपको? ध्यान से समझना, आयोटा का मतलब होता है, क्या होता है? अगर आप लोगों ने कभी कॉम्प्लेक्स नंबर देखा हो, ये ध्यान रखना, अल्फा बीटा की वैल्यू पाई एफ म्यू सिग्मा, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर बाद मैं काम में लेने वाला हूं। देखो, आयोटा का मतलब जानते हो? आयोटा का मतलब क्या होता है? आयोटा किस चीज को दिखाता है? ठीक है, मैं बताता हूं। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर कभी देखा है आपने? कॉम्प्लेक्स जब प्लेन होता है ना, तो उसमें दो, जैसे एक्स वाई एक्सिस होती है ना, ऐसे एक को बोलते हैं रियल एक्सिस, एक को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। जैसे आपने लिख दिया मान लो a प्लस आयोटा बी, तो आप क्या करते हो? पॉइंट को कैसे दिखाते हो कि भाई इसमें रियल वैल्यू मान लो ये a है, इमेजिनरी मान लो वैल्यू b है, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया a, b। ऐसे दिखाते हो ना कॉम्प्लेक्स प्लेन में, सही है। मतलब आयोटा वाली वैल्यू को दिखाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये होता है आयोटा और ये होता है रियल। मतलब एक्चुअल में आयोटा जो होता है ना, इस आयोटा का एक डेफिनेशन होता है कि आयोटा का मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये रियल वाली वैल्यू के साथ में एंगल बनाता है 90 डिग्री। मतलब आप इसको लिखते हो 1 विद एंगल 90 डिग्री, सही बात है। जैसे मान लो एक वैल्यू है 2, तो 2 को आप ये लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड 2 विद एंगल 0। मैंने लिख दिया 2 आयोटा, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड 2 है, एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि 1 विद 190 को मल्टीप्लाई करो 2 × 1 तो 1 बन जाएगा और एंगल 90 डिग्री, सही बात है। तो आयोटा का मतलब होता है एक्चुअल में मैग्नीट्यूड 1 विद एंगल 90 डिग्री, ये आयोटा का मतलब होता है। ओके, तो मतलब हमें जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस मिल रहा है, देखो परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का एंगल हमें 0 मिला था। ये सुपर कंडक्टर है मेरा, जिसमें सिग्मा की वैल्यू जबरदस्त है, ऐसे समझ लो कि इन्फिनिटी है, भयंकर अच्छा खासा कंडक्टर है, सही है ना। तो इसके लिए जब मैं नीटा निकाल रहा हूं तो मुझे पता लग रहा है ये मिल रहा है अंडर रूट ऑफ म्यू ओमेगा डिवाइड बाई सिग्मा, ये मिल रहा है अंडर रूट ऑफ आयोटा। आयोटा होता है 1 विद एंगल 90 डिग्री, मतलब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का रूट करोगे 1 का रूट करोगे 1 मिलेगा, सही बात है। मतलब ये मिल रहा है 1 विद एंगल 90 डिग्री और रूट का मतलब है कि पावर में आ गया 1/2, जानते हो ना, e की पावर आयोटा थीटा। एंगल जो होगा वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के ऊपर 1/2 लगेगा, 1 की पावर 1/2 करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही बात है। मतलब ये बनेगा क्या? ये बनेगा नीटा अंडर रूट ऑफ म्यू ओमेगा डिवाइड बाई सिग्मा, ये 1 का तो 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई विद 1, और ये बन जाएगा एंगल ऑफ 45 डिग्री, ऐसे ही लिख दो 1 विद एंगल 45 डिग्री। आर विद एंगल थीटा क्या बनता है? आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। अरे भाई मुझे तो यही पता है, यही बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल यही बनता है। तो अगर मैंने इसको लिखा ओपन करके तो इसका क्या मतलब है? देखो ये है नीटा, ये कह रहा है कि अंडर रूट ऑफ म्यू ओमेगा अपॉन सिग्मा, इसको आप लिख सकते हो कोस 45 प्लस आयोटा साइन 45। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं, एक बात तो आपको पता चल गई होगी यहां से
कि एक जो सुपर कंडक्टर होता है ना, सुपर कंडक्टर के लिए कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का एंगल जो होता है वो 45 डिग्री होता है। तो यहां से ना आप एक लाइन तो लिख सकते हो, और वो लाइन पता है क्या लिख सकते हो? वो लाइन ये लिख सकते हो कि फॉर सुपर कंडक्टर, ठीक है, द फेज डिफरेंस ओके बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 45 डिग्री। मस्ट रिमेंबर, ध्यान ही रखना इस चीज को, दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री होता है, एक परफेक्ट, एक जबरदस्त कंडक्टर के बीच में, और एक जबरदस्त इंसुलेटर के लिए 0 होता है। तो बाकी मेटेरियल्स के लिए क्या होगा? 0 to 45, 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। जनरलाइज वाले कंडक्टर के लिए जनरलाइज मटेरियल के लिए एंगल 0 से 45 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि सुपर कंडक्टर के लिए 45 है और सुपर इंसुलेटर के लिए 0 है, तो बाकी सब तो मिड में ही है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? पता नहीं है भाई, बच्चे क्या होते हैं, डाउट बड़ा करते हैं। ओके, देख लो बेटा, क्या फॉर्मूला डेवलप था? tan ऑफ 2 थीटा क्या था? सिग्मा अपॉन ओमेगा म्यू ओमेगा, ओके, सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, यही था ना? बिल्कुल। देखो, सुपर अगर आपका इंसुलेटर हुआ तो सिग्मा की वैल्यू 0, मतलब tan 2 थीटा इक्वल टू 0, मतलब थीटा इक्वल टू 0। सही बात है, बिल्कुल। सुपर कंडक्टर के लिए सिग्मा इंफिनिटी, सिग्मा इंफिनिटी, तो tan 2 थीटा की वैल्यू इंफिनिटी, मतलब 2 थीटा की वैल्यू 90, तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है? 45। तो मैं कब बोल रहा हूं कि 45 नहीं है, 45 ही तो है। यही तो बोल रहा हूं मैं कि जब सुपर कंडक्टर होगा, जब सिग्मा बहुत ज्यादा होगा, इंफिनिटी बहुत ज्यादा होगा, तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 45 हो सकती है। अगर उससे कम हुई ना सिग्मा, तो एंगल 45 से कम ही आएगा। मतलब कैरेक्टरिस्टिक का इंपेडेंस थीटा ऑफ एन जो होता है ना, वो 0 से 90 के बीच में नहीं घूमता, ना 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 ना, यहाँ पे 2 ऑफ थीटा आ रहा है? मतलब थीटा ऑफ एन की जो रेंज है, थीटा की जो रेंज है, वो एक्चुअल में 0 से लेके कहां तक है? 45 डिग्री तक है। क्लियर है बात? जय श्री राम, क्लियर है? ओके, आगे चले, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो, अगर इसको मैं और ओपन करूं, इस इक्वेशन को मैं और आगे थोड़ा सा डिराइव करूं, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? अंडर रूट ऑफ म्यू ओमेगा सिग्मा। देखो, इसको ओपन किया, cos 45 होता है 1/√2, ये लिख दिया आयोटा, ये भी होता है 1/√2, 1/√2 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लेते हैं, बढ़िया, बाहर ले लिया, हो गया ओमेगा म्यू सिग्मा, ये आ गया 1/√2, ये बचा 1 प्लस आयोटा। बिल्कुल सही बात है ना भाई? अगर मैंने √2 को अंदर भेजा तो यहाँ पे 2 लिख सकता हूं मैं, बताओ लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझना, देखो जरा, नीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, 2πf डिवाइड बाई, अगर ये नीचे गया तो ये हो गया 2 सिग्मा। देखो ये 2 से 2 गया, कटरी बहुत है चीजें, सही बात है। साथ में आ रहा है 1 प्लस आयोटा। चले आगे, देखो म्यू पाई एफ अपॉन सिग्मा, थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? अल्फा और बीटा की वैल्यू को अगर मैं देखूं, अगर सिग्मा की वैल्यू को मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सिग्मा, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सिग्मा। अब जरा देखना, क्या अल्फा और बीटा की जो वैल्यू मिली थी वो आपको अंडर रूट ऑफ पाई म्यू एफ सिग्मा यही मिली थी क्या? पाई म्यू एफ सिग्मा बिल्कुल मिली थी। तो मतलब आप कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस नीटा को अल्फा डिवाइड बाई नीचे सिग्मा स्क्वायर का रूट करोगे तो सिग्मा, और इसको लिख सकते हो 1 प्लस आयोटा। क्या जबरदस्त रूल है, देखो जरा, सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। तो अगर आपको अल्फा या बीटा अगर उसने दे दिया और बोल दिया कि सुपर कंडक्टर है और बोल दिया कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस निकालो, निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अल्फा डिवाइड बाई सिग्मा 1 प्लस आयोटा, दैट्स माय कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। अरे हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ ना बेटा, कर सकते हैं। समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या होता है? समझ में आया? एक जनरल एक्सप्रेशन, एक सुपर कंडक्टर, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तीनों के लिए हमने बात कर ली है। सही बात है। कुछ आगे की बात करें, इंटरेस्टिंग फैक्टर, चलो और बात करते हैं। देखो इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है? इसीलिए मैंने बोला था इस क्लास का कोई नाम नहीं है,
ये सिर्फ एक जनरल क्लास है, क्योंकि इन फैक्टर्स के बारे में या इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से आपको क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है, ठीक है ना। और ये डायरेक्ट करने के फंडे हैं, इनको आप यूज करके डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब देखो जरा ध्यान से और आगे समझो। अल्फा आपको क्या मिला है? अंडर रूट ऑफ, ध्यान से समझना बेटा, पाई एफ म्यू सिग्मा। चलो मान लो ये वैल्यू मिल गई। एक्चुअल में अल्फा हमारा होता क्या है? अटेन्यूएशन कांस्टेंट। मतलब वो ये दिखाता है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जब मीडियम में होता हुआ पास हो रहा है तो उसकी वैल्यू में कितना डिक्रीमेंट हो रहा है। जैसे मान लो एक जनरल एक्सप्रेशन मैंने लिखा कि मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा ना कि इट्स ई नोड, उसका मैग्नीट्यूड ई की पावर माइनस ऑफ अल्फा जेड इंटू ई की पावर माइनस ऑफ आयोटा या जे बीटा ऑफ जेड। क्या ऐसे ही लिखा जाता है ना? सही बात है। अब अगर मान लो एक कंडक्टर के लिए मैंने इसको यूज में लिया, तो मुझे पता है कि अल्फा की वैल्यू मेरी यहाँ पे कुछ ऐसी है। चलो ये वाला जो सिस्टम है ये तो किसको दिखाता है? फेज को दिखाता है, क्योंकि आयोटा आ रहा है साथ में, तो इसका तो मैग्नीट्यूड से कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है ना। ओके, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन ये वाली वैल्यू जबरदस्त है, क्योंकि ये वाली वैल्यू दिखा रही है अटेन्यूएशन को। जैसे जैसे जेड की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका मैग्नीट्यूड को ये क्या करता जाएगा? कम करता जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बिहेवियर होगा वो कुछ ऐसा होगा कि मान लो ये आपकी जेड एक्सिस है, ठीक है ना, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। जब जेड की वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। मान लो ये है ई नोड, ये यहाँ से इस तरीके से वेरी करेगा, रिड्यूस करेगा, और कम करेगा, और कम करेगा, और कम करेगा, और कम करेगा, इस तरीके से ये यहाँ से क्या होता जा रहा है? रिड्यूस। इसको थोड़ा सा और रिड्यूस ले लो, परफेक्ट तरीके से लगेगा, ठीक है। ओके, ये देखो, मतलब ये क्या हो रहा है? एक्सपोनेंशियल तरीके से डिक्रीज हो रहा है। किसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है? इस अल्फा की वजह से डिक्रीज हो रहा है। मतलब यही वो इंसान है जो फंक्शन को क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। अब समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, देखो जब एक वायर में होते हुए करंट जाती है ना, तो वायर के पास में दो चीजें होती है, एक होता है वोल्टेज और एक होता है करंट। अब बात को ध्यान से समझना, वोल्टेज जो होता है वो बिहेवियर दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि वोल्टेज का रिलेशन होता है कैपेसिटर और कैपेसिटर का रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये बात आपको पता है अच्छे से, सही बात है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैंने कैपेसिटर और इंडक्टर एलसी बैंक से ही शुरू किया था, याद है ना आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है कैपेसिटर से। दूसरा इंसान पैरामीटर होता है एक कंडक्टर में करंट, करंट का रिलेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड से। आपको बिल्कुल सही बात है। मतलब आप एक वायर में फ्लो होने वाले करंट और वोल्टेज के बिहेवियर को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हो, जहां वोल्टेज की इक्वेशन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर, और आप करंट की इक्वेशन को मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बिल्कुल सही है। मान लो कोई जरूरी थोड़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, आप इसको मैग्नेटिक फील्ड का समझ लो, कोई कंफ्यूज नहीं है। इसको आप एच मान लो, आपकी फीलिंग के लिए इसको मैं एच कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही बात है, मान लो ये। तो मतलब करंट की वैल्यू जो है ना वो धीरे धीरे आगे बढ़ने पे क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। अब आगे बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि वायर में आगे जाते जाते डिक्रीज हो रही है, ना 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 ना। कैसे है समझो भाई, मीडियम जो है ना वो ऐसे ऐसे आगे जाओगे तो एक जैसा ही है। ये मान लो आपका ये पूरा का पूरा क्या है? कंडक्टर है, ये ऐसे गोल है, सही है ना। तो आगे जाने का मतलब है कि जैसे मान लो ऊपर से आई कोई चीज और इसमें भेदते हुए निकलना, जब वो इसको भेदना शुरू करेगा ना तो ऊपर से जैसे ही हल्का सा नीचे जाएगा उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से क्या होगा? डिक्रीज होगा। भाई कंडक्टर होता है ऐसे, ये कंडक्टर है मान लो पूरा का पूरा, सही है ना। तो जब करंट इसमें होते हुए ऊपर से बाहर से जब भेदना इसको शुरू करेगा तो जैसे ही करंट यहां से हल्का सा नीचे जाएगा करंट का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। यहां पे करंट, ये लेयर बना देता हूं मैं, ये लेयर बना देता हूं, तो ऊपर वाली लेयर में करंट मैक्सिमम होता है, इसके नीचे वाली लेयर में और कम हो जाता है, इसके नीचे वाली में और कम हो जाता है। इसी इफेक्ट को बोला जाता है स्किन इफेक्ट, कि जब एक कंडक्टर में होते हुए, कंडक्टिंग वायर में होते हुए करंट या वोल्टेज का फ्लो होता है तो करंट का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा उसके सरफेस पे होता है, इंटरनल बिहेवियर पे उसके मैग्नीट्यूड बहुत डिक्रीज होता है। उसका रीजन होता है ये अल्फा कांस्टेंट, ठीक है ना। इसकी वजह से आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो बिहेवियर होता है वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है नीचे की तरफ क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। इसी को बोला जाता है स्किन इफेक्ट। क्या बोला जाता है? स्किन इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही है। अब देखो, अगर मान लो इस जेड की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये वैल्यू घटती जाएगी, सही है, ओके।
अगर मान लो एट जेड इक्वल्स टू, एक नया मैं आप लोगों को एक नई टर्म और बता देता हूं, ध्यान रखना आपके क्वेश्चंस में उस टर्म का वर्ड डाला जाता है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता देता हूं, ध्यान से समझिए। अगर मान लो मैंने बोला एट जेड इक्वल्स टू अल्फा, भाई जैसे जैसे ये तो जेड इक्वल्स टू 0 है, यहां से आगे बढ़ते जाओगे जेड की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अल्फा कोई कांस्टेंट है, मान लो जेड की वैल्यू अल्फा के बराबर हो गई तो क्या होगा, ठीक है ना, अल्फा नहीं 1 अपॉन अल्फा करो, व्हेन जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा, एक स्पेशल टर्म है एग्जाम में दी जाती है इसलिए आप याद रख लो, व्हेन जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा। जब ये 1 अपॉन अल्फा के बराबर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझिए या एच को समझिए, क्या बनेगा, एच नॉट ई की पावर माइनस ऑफ अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, और इसका तो मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना है ही नहीं, इस टर्म का तो सिर्फ इसका है, अल्फा से अल्फा गया, क्या बन जाएगा ई की पावर -1 एच नोट, या आप इसको क्या बोल सकते हो एच नोट डिवाइड बाई ई, मतलब जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा आपकी वो वाली डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे जाके आपके मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उसके इनिशियल मैग्नीट्यूड का 1/e टाइम्स हो चुका है। पूरा पढ़िए थ्योरी के फॉर्म में, कैसे पढ़ोगे कि आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वो वाली डिस्टेंस कंडक्टर में, मान लो ये कंडक्टर है तो सरफेस से वो वाली डिस्टेंस सेंटर की तरफ, वो वाली डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे जाके मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो कहां पे था सरफेस पे कितना है एच नोड है, जो घट के कितना हो गया है एच नोड अपॉन ई हो गया है, उस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, तो उस डिस्टेंस को बोला जाता है स्किन डेप्थ। ये वर्ड ध्यान रखना, क्या बोलते हैं स्किन डेप्थ, डेप्थ बोलते हैं गहराई को, स्किन डेप्थ बोला जाता है। स्किन डेप्थ होता है 1 अपॉन अल्फा और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है ना कहानी, बिल्कुल सही है। तो एक्चुअल में डेल जो होता है ये क्या होता है 1 अपॉन अल्फा होता है, और इसकी वैल्यू को आप 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा एफ पाई सिग्मा लिख सकते हो। सही बात है, अरे सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल। अगर क्वेश्चन में स्किन डेप्थ दे दिया और आपसे पूछ लिया अल्फा निकालो, कुछ नहीं करना, अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन स्किन डेप्थ हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू भी 1 अपॉन स्किन डेप्थ हो जाएगा। देखो सारे क्वेश्चन कितने सिंपल हो गए कि नहीं हो गए। इसको बोला जाता है स्किन इफेक्ट इन दी कंडक्टर। आज तक हम ये पढ़ते आए थे कि भाई जैसे जैसे कंडक्टर में करंट जाती है ना, तो ऊपर सरफेस पे करंट ज़्यादा होती है, नीचे अंदर कम हो जाती है, उसकी वजह से उसको हम स्किन इफेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, एक्चुअल में रीजन ये होता है, समझ में आया। अब देखो स्किन इफेक्ट कई सारी चीज़ों पे, पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। देखो स्किन डेप्थ का मतलब समझ रहे हो क्या आप, समझना यार इस चीज़ को। देखो कैसे स्किन डेप्थ और स्किन इफेक्ट का एक रिलेशन है, समझना। देखो भाई एक बात बताना जरा मुझे, ये गोल गोल कंडक्टर है मेरा, ठीक है। अब मान लो इसके यहां से और इतनी दूरी पे जाके ये वैल्यू मान लो डेल है, और एक मैंने बोला कि मान लो यहां से लेके इतनी सी दूरी पे जाके ये वैल्यू मेरी डेल है। तो बताओ ये वाला बिहेवियर ज्यादा स्किन इफेक्ट को दिखा रहा है कि ये वाला बिहेवियर ज्यादा स्किन इफेक्ट को दिखा रहा है? कौन सा दिखा रहा है? ये वाला दिखा रहा है। क्यों? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम करंट सरफेस पे है, सरफेस से थोड़ा सा अंदर जाओगे और करंट की वैल्यू तुरंत 1/e के बराबर हो जाएगी, मतलब तुरंत घट जाएगी। और इसका मतलब है कि बहुत अंदर जाने पे करंट की वैल्यू घट रही है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका स्किन इफेक्ट ज्यादा है, इसका मतलब आपके डेल की वैल्यू कम है, समझ रहे हो। स्किन डेप्थ जितनी कम होती है स्किन इफेक्ट उतना ही ज्यादा हाई होता है, और इसकी वैल्यू जितनी कम होती है, कम कैसे होगी? देखो सिग्मा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्किन इफेक्ट स्किन डेप्थ उतना ही कम होगा। मतलब जो सुपर कंडक्टर होता है उनमें स्किन इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, इंसुलेटर में तो होता ही नहीं है, करंट का काम ही नहीं है, सही है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो स्किन इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि स्किन डेप्थ कम हो जाएगी, सही बात है। परमेबिलिटी ज्यादा होगी तो भी स्किन इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि स्किन डेप्थ कम हो जाएगी। कहानी क्लियर हुई स्किन इफेक्ट से रिलेटेड। कल इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको जिसमें कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस भी आ जाएगा, स्किन इफेक्ट के भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, टेंशन मत लो। परमेबिलिटी वगैरह के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तसल्ली रखो। तो आई थिंक आप लोगों को मज़ा आया होगा, ठीक है ना। हाँ, और
1 मिनट के लिए, थोड़ा सा टाइम और दो मुझे, ठीक है। ओके, एक वर्ड और था, मैं बार बार बोल रहा था, ठीक है, मैं भूल गया। देखो एक बार उसको मैं डिफाइन कर देता हूं आप लोगों के लिए। देखो एक वर्ड था जो इसको मैं बार बार बोल रहा था, मैं बोल रहा था लॉस टेंजेंट, लॉस टेंजेंट, लॉस टेंजेंट बोल रहा था। मैं बार बार बोल रहा था कि एक वर्ड आ रहा है हमारा सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, मैं बार बार बोल रहा था ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता देता हूँ। अगर कभी आप लोगों ने केबल्स वगैरह पढ़ी हो तो ये टर्म है ना केबल में आता है। केबल में कैसे आता है मैं बताता हूँ। एक केबल क्या होता है, जैसे मान लो ये एक वायर है ना, एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, इंसुलेटर लगा दिया जाता है ना। अब इंसुलेटर जो होता है ना वो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है ना उसका बिहेवियर जो होता है वो एक कैपेसिटर के जैसा होता है, जानते हो ना अच्छे से। भाई मान लो ये लेयर है कंडक्टर, अब कंडक्टर के ऊपर लगा दिया इंसुलेटर, तो इंसुलेटर का बिहेवियर जो होता है ना वो एकदम परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जैसा होता है। और इंसुलेटर का होता है हल्का सा रेजिस्टेंस। तो जब एक जो आपका पूरा का पूरा जो आपका क्या बोलते हैं एक केबल होता है, जब केबल पे सेंटर से हम बाहर की तरफ चलते हैं, जैसे मान लो ये केबल है पूरा, है ना, तो केबल में मान लो ये तो कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा है ना ये इंसुलेटर है बाहर वाला, ये इंसुलेटर है। अब जब आप इस सेंटर से जब बाहर की तरफ चलते हो, जब इस इंसुलेटर में चलते हो, आप देखते हो कि इस परत के बीच में इस परत के बीच में इंसुलेटिंग मीडियम है, तो ये बिहेव करता है एज ए कैपेसिटर। और इंसुलेटर का होता है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, और ये है कंडक्टर। तो ये कंडक्टर के दो लटके हुए इंसान है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। तो एक्चुअल में एक जो केबल होती है ना, कोई केबल जैसे हमारे घरों में केबल होती है, तो उसके रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है कि उस पर ऐसे एक रेजिस्टेंस होता है और उसका एक ऐसे कैपेसिटर होता है, ये उसके दिखाने का तरीका होता है। तो जब क्या होता है कि आप अधिकतर पूछते हो कि जैसे एक केबल होती है, तो केबल में जब करंट जाती है तो उसके ऊपर कितना इंसुलेशन लगाना चाहिए कि वो पिघले ना, या कैसे हो। आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग तरह के तार होते हैं, कई पतले होते हैं, कई मोटे होते हैं ना। जैसे आपके घरों में मान लो एसी है, चक्की है, उनको चलाने के लिए केबल जो होती है वो मोटी होती है, नॉर्मल बल्ब को जलाने के लिए एक पतले से तार से भी जल जाता है। तो इंसुलेशन का फर्क होता है अलग अलग वोल्टेज, अलग अलग करंट के ऊपर। तो मेनली जो डिफाइन होता है वो वोल्टेज से डिफाइन होता है। क्यों? क्योंकि आपका सप्लाई वोल्टेज होता है यहाँ पे इस तरीके से, और केबल का इंसुलेशन का बिहेवियर होता है ऐसा, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। अब मान लो अगर इसमें यहाँ से करंट जाती है ना आई, तो मान लो कुछ करंट यहाँ जा रही है आई ऑफ आर, और कुछ करंट जाती है यहाँ पे आई ऑफ सी, और बाकी बची हुई करंट ऐसे कंडक्टर में होती हुई जा रही होती है। सही बात है। अब मुझे सिर्फ क्या समझना है, लॉसेज को समझना है। तो कंडक्टर वाली करंट को भूल जाओ, सिर्फ इंसुलेटर की बात कर लेते हैं। तो इंसुलेटर के लॉसेज के लिए दो करंट होती है, एक आई ऑफ आर होता है, एक आई ऑफ सी होता है, और वो करंट आती है तो पूरी सोर्स से ही है। सही बात है। ओके, अगर इसको मैं बनाऊँ ना अच्छे से, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, देखो जरा ध्यान से। भाई मान लो अगर ये वोल्टेज मेरा यहाँ है, V है, तो अगर इस आई ऑफ आर को मैं बनाऊंगा तो रेजिस्टेंस की करंट है, वोल्टेज के फेज में ही होगी, ठीक है। आई ऑफ आर मेरी यहाँ बनेगी। अगर आई ऑफ सी को बनाऊंगा तो आप जानते हो ना कैपेसिटर में करंट जो होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री का एंगल बनाती है और लीड करती है, ये आई ऑफ सी बनेगा ऐसे। तो अगर मैंने टोटल करंट बनाई आई, तो वो कुछ ऐसी होगी कि आई ऑफ आर प्लस आई ऑफ सी करना पड़ेगा। सही बात है। आई ऑफ आर ये रहा, आई ऑफ सी ये रहा, दोनों को ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट मुझे कहीं यहाँ मिलेगा, ऐसा करंट होगी आई, ठीक है। ये आई ऑफ सी को आप ऐसे बना लो, चाहिए ये आई ऑफ सी है, ठीक है, ये आई है। और इसी एंगल को हम बोलते हैं हमारा थीटा, जो आप निकालते हो कोस ऑफ थीटा, पावर फैक्टर एंगल निकालते हो ना, ये वो थीटा है पावर फैक्टर एंगल वाला। सही है। ओके, अब यहां है इंपॉर्टेंट टर्म, ये होता है डेल। स्किन इफेक्ट वाला डेल मत समझना इसको भी वैसे डेली बोलते हैं, लॉस टेंजेंट की वजह से लॉस एंगल बोलते हैं इसको, डेली बोलते हैं, ठीक है। पावर एंगल भी बोल सकते हो, केबल एंगल बोलते हैं एक्चुअली इसको। ये डेल जो होता है ना, कहीं अगर आपको केबल एंगल लिखा हुआ मिल गया, ठीक है ना, तो उसका मतलब ये डेल ही होता है, लॉस टेंजेंट भी बोलते हैं इसको, तो ये डेल होता है। तो एक्चुअल में अगर इस डेल को देखा जाए, अगर मैं देखूँ tan ऑफ डेल क्या बनेगा बताओ। तो इसके लिए अगर इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाऊंगा तो ये डिस्टेंस होगी आई ऑफ आर के बराबर, और ये डिस्टेंस होगी आई ऑफ सी के बराबर, ठीक है ना। तो L अपॉन ए मतलब ये बनेगा आई ऑफ आर अपॉन आई ऑफ सी, ये होता है। ये क्या है, केबल एंगल है, जो किसको दिखा रहा है, इंसुलेटर में होने वाले लॉसेज को, मतलब ये लॉसेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, इसलिए इसको लॉस टेंजेंट भी बोलते हैं। ओके, आई ऑफ आर अपॉन आई ऑफ सी। करंट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड बाई इंपीडेंस। ओके, तो आई ऑफ आर को आप लिख सकते हो V अपॉन आर, और आई ऑफ सी को लिख सकते हो V अपॉन जे ओमेगा सी। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, क्लियर है। अब देखो ये वोल्टेज से वोल्टेज गया,
ये 1/r और ये 1 सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, इसको आप लिखोगे V/1/j⍵c। ओके, तो इसको लिखोगे तो ये वोल्टेज से वोल्टेज तो गया, कैसे बनाओगे, ये बन जाएगा 1/r डिवाइड बाई j⍵c। भाई ये ऊपर जाएगा j⍵c। इसको और अच्छे से लिखोगे तो ये बनेगा 1/r⍵c, j तो यही सही, ये होता है आपका एक्चुअल में tan ऑफ डेल। जे तो आप समझ रहे हो ना, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो जे को आप हटा सकते हो, ये तो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओके, तो अगर इसका सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड देखूं तो मैं लिख सकता हूं tan ऑफ डेल, आई कैन से 1/r⍵c। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप लोगों ने पावर सिस्टम में कभी देखा हो ना, तो ये पावर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है केबल में जो लॉस होते हैं, लॉस उनको रिप्रेजेंट किया जाता है V²/r से, और 1/r की वैल्यू यहां से उठा के डाली जाती है, उसको लिखते हैं V², और 1/r को ω_c को इधर ले आओ तो इसको लिख देते हैं ω_c tan ऑफ डेल। वैसे यहाँ पे आपका ये जरूरी नहीं है इस वाले फॉर्मूले को, ठीक है, लेकिन कभी जरूरत पड़े तो यूज कर लेना। V²ω_c tan ऑफ डेल यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे हमें इस वाले टर्म से काम है, इसकी बात कर रहा था मैं। ओके, तो ये वाली टर्म तो यहाँ कुछ आ नहीं रही है, आएगी, देखो कैसे आती है, देखो 1/r को मैं क्या लिख सकता हूँ, ρl/a, बिल्कुल सही बात है, ρl/a। ओमेगा c को क्या लिख सकते हैं, εa/d, d मतलब l, दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस, सही बात, देखो l से l गया, a से a गया, क्या बना ये सब मल्टीप्लाई में हो रहा है, ठीक है ना। ओके, ρ∈a/d। ओके, तो ये बना है 1/ρ⍵c। 1/ρ को क्या लिख सकते हो, सिग्मा, क्या बना, σ/ω⍵c। किसके बराबर है ये σ/ω⍵c, इस tan ऑफ डेल, σ/ω⍵c। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉस टेंजेंट, ठीक है ना, ये डाइलेक्ट्रिक लॉस को भी दिखाता है, ये लॉस टेंजेंट बोलते हैं इसको। इसलिए ये वाली टर्म जो है ये आपके कई जगह पे काम में आएगी, पावर सिस्टम वगैरह में बहुत यूजफुल होता है इसका। ये यूज होता है जब आपके किसी केबल में होते हुए करंट जाता है, तो एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो कि परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, एक लॉसी मीडियम जो होता है, एक लॉसी मीडियम, क्योंकि लॉसेज को दिखा रहा है ये, तो एक लॉसी मीडियम में होने वाले लॉसेज का जो लॉस टेंजेंट दिखाता है, वो लॉस टेंजेंट वाली टर्म होती है σ/ω⍵c। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये टर्म मिल जाए, लॉस टेंजेंट, अगर ये वर्ड मिल जाए, ठीक है ना, या लॉस एंगल ये वर्ड मिल जाए, तो ध्यान रखना उसकी वैल्यू σ/ω⍵c के बराबर होने वाली है, σ/ω⍵ε। ओके, तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये एक एक्स्ट्रा वर्ड था, मैं बोल रहा था बार बार, किसके बारे में बता दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो अगली क्लास में अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसी से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है मेरे पास, उसको भी सोल्व करेंगे, और कुछ आगे की बातें करेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।